नहीं नहीं, कहना चाहिए कि भारत का या इसरो का पहला सौरिक मिशन है क्या? आदित्य L1। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अपन। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन है। देखो ये कोई है ना, वो कहना चाहिए स्पेसशिप नहीं है। जैसे अपन के मन में एक धारणा होगी पूरी की पूरी कि ये एक स्पेसशिप है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ये स्पेसशिप नहीं है। ये पूरी की पूरी वेधशाला है अपने आप में। ठीक है, एक लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी में जो रिसर्च की जाती है उस प्रकार की रिसर्च होती है, या उस प्रकार से सारी चीजें यहां पर फिट है। कहाँ? आदित्य L1 में। ठीक है, तो इसरो ने सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर वर्ष 2023 को किया। ठीक है, तो कब किया गया था ये? 2 सितंबर वर्ष 2023 को ये प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, अब इस पे से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन सा रॉकेट है, कब प्रक्षेपण हुआ था, साथ ही साथ कब ये पहुंचा। ठीक है, और ये कार्य क्या करेगा और कहां पर इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो कब इसे प्रक्षेपित किया गया? 2 सितंबर वर्ष 2023 को, याद रखोगे। ठीक है, यह प्रक्षेपण PSLV C57 के जरिए श्री हरिकोटा स्थित सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से स्थानीय समय अनुसार दोपहर 11:50 पर किया गया था। ठीक है, तो क्या कहां से प्रक्षेपित हुआ है? श्री हरिकोटा में। कहां आता है श्री हरिकोटा? आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा, जो एक द्वीप है। ठीक है, वहीं पर अवस्थित है क्या? सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र। इस केंद्र से यह प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, यह वेधशाला मतलब अपने आप में ये क्या है? वेधशाला। कोई ऐसा पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट नहीं है या स्पेसशिप नहीं है, अपने आप में पूरी की पूरी ये वेधशाला है। यह वेधशाला अपने गंतव्य पर 6 जनवरी वर्ष 2024 को, अभी कुछ ही दिन पहले 6 जनवरी वर्ष 2024 को दिन शनिवार को शाम 4 बजे पहुंच गई। ठीक है, तो कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर वर्ष 2023 को। ठीक है, कौन से रॉकेट से छोड़ा गया था? PSLV C57 से इसे लॉन्च किया था। अच्छा, यहां पर एक शब्द है कौन सा? PSLV। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना क्या होता है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के 2 ऑर्बिट्स होते हैं। एक तो होता है पोल्स वाला, ठीक है, जो सैटेलाइट PSLV से लॉन्च होती हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से सर्कल बनाती है, सर्कुलेट होती हैं। और दूसरा होता है GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, नहीं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये वाला ऑर्बिट होता है, हाँ, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे PSLV वाले ऊपर नीचे की तरफ चक्कर लगाते और GSLV वाले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फर्क बेटा ये होता है कि ऐसी सैटेलाइट जो PSLV से लॉन्च हुई है वो पृथ्वी का अंदर, धरातल के अंदर का भी अध्ययन कर लेती है, और जो GSLV से लॉन्च हुई है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में घूमने से ये मौसमी अध्ययन में प्रयोग की जाती है। और PSLV वाली जो सैटेलाइट्स होती हैं ये स्टेशनरी हो जाएंगी यहाँ, तो इनका यूज आप कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हो। PSLV मतलब सैटेलाइट्स तो बहुत सारी होंगी, लेकिन PSLV से जो लॉन्च होंगी, ठीक है, वो इस प्रकार से घूमेंगी, और GSLV से जो लॉन्च होंगी वो इस प्रकार से घूमेंगी। ठीक है, ये वाला कौन सा ऑर्बिट है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, ये वाला कौन सा ऑर्बिट है? पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट। पोल्स होते हैं ना, तो पोल्स के चारों तरफ घूमती है। तो भाई कौन से रॉकेट से छोड़ा गया है ये? PSLV C57। अब समझ गए PSLV और GSLV में डिफरेंस। ठीक है, और अपने आप में क्या है? ये पूरी की पूरी वेधशाला है। इसको देख भी सकते हो आप,
ठीक है। ये है वो PSLV C-57 जो कि रॉकेट है, ठीक है। और ये है वो आदित्य L1 मिशन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से वो दिखाई देता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या गया है, मतलब है क्या ये आदित्य L1, तो भैया ये 1480.7 किलोग्राम वजन का आदित्य L1 एक वेधशाला है। कितना वजन है? 1480.7 किलोग्राम। इतना भारी है और अपने आप में क्या है, ये पूरी की पूरी वेधशाला है, जिसे सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन व अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। दूरस्थ अवलोकन व अध्ययन, देखो भाई, जो कोरोना वायरस है उसका नाम कोरोना इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसका जो डिजाइन है ना, वो सूर्य के कोरोना की भांति है। और अपन ने ज्योग्राफी में ये पढ़ रखा है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के टाइम पर हमें सूर्य का कोरोना दिखाई देता है। कोरोना का मतलब है सूर्य के चारों तरफ का उजाला वाला जो बेल्ट होता है उसको कहा गया है क्या? कोरोना, ठीक है। कुछ ऐसा, और बीच में इसको ढक लिया है किसने? चंद्रमा ने। तो आपको ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, सूर्य ग्रहण के टाइम पर, वो कहलाता है कोरोना। कोरोना को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि सूर्य के आसपास का पूरा इलाका जहां पर सूर्य की चमक विद्यमान है, वो इलाका कहलाता है क्या? कोरोना, ठीक है। तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है किसे? आदित्य L1 के लिए। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये L1 शब्द का अर्थ क्या है? लैग्रेंज पॉइंट होता है ये, इसको भी अपन देखते हैं। तो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर, कितना दूर है ये पृथ्वी से? 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 पर इसे स्थापित किया जाना है या किया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस चित्र में, ये लोकेशन है किसकी? पृथ्वी की। ये लोकेशन है किसकी? सूर्य की। पृथ्वी और सूर्य के बीच में यहां एक बिंदु है, कौन सा? L1। ऐसे टोटल 5 बिंदु चिन्हित किए गए हैं जिनको कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर रहे हैं, ठीक है, कौन से बिंदु कहलाते हैं ये? लैग्रेंज पॉइंट। अगर कोई भी वेधशाला है या कोई भी एयरक्राफ्ट है या कोई भी स्पेसशिप है, वो अगर लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित हो जाए तो वो बिना इंजन का वहां पर स्थित रह सकता है। क्यों? क्योंकि भाई इंजन किसी ना किसी तरीके से बल प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, लेकिन यहां पर बल की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यहां पर एक तरफ पृथ्वी है और एक तरफ सूर्य है, और पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उस वेधशाला को ऑटोमेटिकली पकड़कर रखेगा, ठीक है। क्योंकि ये वो वाली स्थिति है जब पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो संतुलित हो जाएगा, ठीक है, बराबरी का हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से अगर यहाँ कोई सी सैटेलाइट हमने स्थापित कर लिया, कोई सा मिशन या कोई सा उपकरण स्थापित कर लिया, तो उसको बिना इंजन के भी वो वहां पर रह सकता है कई वर्षों तक, ठीक है। इसलिए ऐसे ही टोटल कितने लैग्रेंज पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं? 5, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लैग्रेंज पॉइंट है ये पृथ्वी और सूर्य के लगभग बीचों बीच है। बीच में तो नहीं कहना चाहिए, आप ऐसा मान लो पृथ्वी और सूर्य की जितनी दूरी है, पृथ्वी और सूर्य की जितनी दूरी है उसकी 1% दूरी पर अवस्थित है L1। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जितनी दूरी है उसकी कितनी? 1% दूरी पर अवस्थित है क्या? L1 बिंदु। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 पर इसे स्थापित किया जाना है या किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये पहुंच गया है L1 पर कब? अभी 6 जनवरी 2024 को, सैटरडे को ही पहुंचा है, ठीक है। यहां तक पहुंचने में लगभग 127 दिन का समय लगा है, क्योंकि लॉन्चिंग कब हुई है तुम लोग खुद बताओ? 2 सितंबर को, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है। कौन से रॉकेट से? PSLV C-57 से इसको लॉन्च किया है। और ये पहुंचा कब है?
6 जनवरी वर्ष 2024 को, यानी लगभग 127 दिन का जो है पूरा का पूरा टाइम लगा है इसको सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने के बाद कहां पहुंचने में, L1 बिंदु पर पहुंचने में। लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं तो इसको समझना भाई। लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी व सूर्य के बीच ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। पृथ्वी है और सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच में यहां पर एक पर्टिकुलर बैलेंस रहता है, ठीक है। उस बिंदु को कहा जाता है क्या, लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। इसके चलते कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक ही स्थान पर स्थित रह सकता है। दूसरी एक और नई चीज आप लोगों को बताएं तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट है ना, यहां पर दिन और रात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि भाई दिन हो रहा है कि रात हो रही है, ऐसा नहीं। यहां पर सूर्य हमेशा एक जैसा चमकता रहेगा। ऐसे टोटल कितने पॉइंट चिन्हित हैं, 5, ठीक है। दिन और रात का चक्र इस स्थान की साइकिल को प्रभावित नहीं करता। कौन से स्थान को, लैग्रेंज पॉइंट को, ठीक है, जिससे सूर्य यहां 24 घंटे 7 दिन दिखाई पड़ता है। कहां पर, लैग्रेंज पॉइंट्स पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस चित्र को देखो तो ये लोकेशन है किसकी, पृथ्वी की, ठीक है। ये लोकेशन है किसकी, सूर्य की, और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है कौन, चंद्रमा, ठीक है। टोटल कितने लैग्रेंज पॉइंट है, 5। अब अगर तुम ध्यान से देखते जाना, ये लोकेशन है किसकी भाई, L1 की, ठीक है। ये लोकेशन है L2 की, ये लोकेशन है L3 की, ये है L4 और ये है L5, ठीक है। ऐसे कितने लैग्रेंज पॉइंट हो गए हैं, टोटल 5, ठीक है। L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है। आदित्य L1 कहां स्थापित किया गया है, आदित्य L1 कहां पर है, L1 बिंदु पर। और L1 की यदि तुम लोकेशन देखो तो कहां पर है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। इसको ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी और सूर्य की जितनी दूरी है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी के 1% अंतर पर स्थापित है क्या, L1। अब एकदम से सूर्य से तो नहीं जाके चिपक जाएगा, बताओ आप, ठीक है। तो ज्यादा निकट है किसके, पृथ्वी के, और काफी दूरस्थ है किसके, सूर्य के, ठीक है। लेकिन है कौन से दिशा में, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो वस्तुतः सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। और अब भी जस्ट तुमने पढ़ा है ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी देखें तो वो है 15 करोड़। लेकिन आदित्य L1 कहां स्थापित है, 15 लाख, कितने परसेंट है, 1% दूरी पर अवस्थित है कि नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5। तुमने लोकेशंस देखी ली। L2 देखो ध्यान से, L2 पृथ्वी और सूर्य के बीच में नहीं है, ठीक है। L2 पृथ्वी के भी पीछे की तरफ है, ठीक है। L3 सूर्य के पीछे, ऐसे याद रखो इसको। L1 जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, L2 पृथ्वी के पीछे है और L3 सूर्य के पीछे है, ठीक है। फिर L4 है और L5 है, ठीक है। और सारे लैग्रेंज बिंदुओं की खासियत क्या होती है, वहां गुरुत्वाकर्षण हमेशा एक जैसा रहेगा। दूसरी चीज, हाँ, दिन और रात का कोई भी इफेक्ट लैग्रेंज बिंदु पर नहीं पड़ता। क्लियर है। इसलिए सैटेलाइट बिना इंजन के वहां पर लंबे समय तक अवस्थित रह सकती है। इनका यह नामकरण 18वीं सदी के इतालवी खगोल शास्त्री, इतालवी दैट मीन्स इटली के थे, इतालवी खगोल शास्त्री व गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। जिन वैज्ञानिक ने इन बिंदुओं को खोजा है उनका नाम क्या है, जोसेफ लुई लैग्रेंज। इनके नाम पर इन बिंदुओं का नाम रखा गया है क्या, लैग्रेंज पॉइंट्स। इनमें L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी का मात्र 1% है।
जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी का मात्र 1% है। क्लियर हुआ ये? L1 पॉइंट पर रहता हुआ आदित्य सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करने के साथ साथ कोरोना की भौतिकी व उसके तापमान तथा सूर्य के आसपास की हवा की उत्पत्ति, संरचना, गतिशीलता आदि का अध्ययन करेगा। समझ रहे हो? आदित्य L1 का मेन काम क्या होना है कि ये कोरोना का अध्ययन करेगा, सूर्य के आसपास की जो वायु है उस वायु की उत्पत्ति कैसे हो रही है, क्योंकि वहां तो क्या है, वैक्यूम है पूरे में, लेकिन फिर भी हवा कैसे चल रही है उस इलाके में, तो उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, साथ ही साथ वही चीज है, वायुमंडल व तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है सूर्य के, उन चीजों का अध्ययन करेगा कौन? आदित्य L1। इन अध्ययनों के लिए आदित्य L1 7 पेलोड लेकर गया है। 7 पेलोड का मतलब है कि आदित्य L1 में 7 अलग अलग प्रकार के उपकरण अटैच किए गए हैं। ठीक है, कितने पेलोड्स लेकर गया है ये? 7, जिनमें से 4 पेलोड, 7 में से 4 जो है वो सूर्य पर नजर रखेंगे और शेष 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। 4 पेलोड सीधे फोकस करेंगे किस पर? सूर्य पर। शेष 3 L1 के आसपास किस प्रकार का माहौल है उसका अध्ययन करेंगे। डिफरेंस देख ही लिया, कहां सूर्य है और कहां L1 है। ठीक है, ये सूर्य है, 4 पेलोड किस पर नजर रखेंगे? सूर्य पर, और 3 L1 के आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली स्पेस बेस्ड लेबोरेटरी होगी। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा ना कि इसको हम कहना चाहिए कि एक सैटेलाइट बोलने से ज्यादा अच्छा है कि हम पूरी की पूरी वेधशाला बोलें, क्योंकि इसमें कितने पेलोड्स हैं? 7, और सबके काम अलग अलग है, इसलिए अपने आप में ये पूरी की पूरी वेधशाला है। ठीक है, पूर्णतः स्वदेशी आदित्य L1 को बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। याद रखना कौन सी संस्था ने इसे बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। कहां पर है? बेंगलुरु। लेकिन लॉन्चिंग किसने की है? इसरो ने, सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से करी है। तो इसरो ने बनाया नहीं है इसको। ठीक है, इसरो ने सिर्फ इसे लॉन्च करके स्थापित किया है, जबकि आदित्य L1 का निर्माण किया है किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। कहां पर है? बेंगलुरु में। डिफरेंस क्लियर हो गया? आगे चलें। अब भारत का तो यह पहला सूर्य मिशन है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो पहले भी कुछ इस प्रकार के मिशन भेज चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने वर्ष 2018 में ही, अगस्त 2018 में पहला सूर्य मिशन भेजा था अपना, और वो था पार्कर सोलर प्रोब। क्या नाम था उस मिशन का? पार्कर सोलर प्रोब। दिसंबर 2021 में सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना इसने लिया था। ठीक है, इनकी टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली हमसे आगे ही है, तो ये L1 बिंदु से भी आगे चले गए हैं। ये दिया ना यहाँ, सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर इसने कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के नमूने लिए हैं और आंकड़े भेजे हैं। ठीक है, यूएसए का ही दूसरा मिशन है सोलर ऑर्बिटर, जो इन्होंने भेजा फरवरी 2020 में। ठीक है, ये सूर्य के बदलते अंतरिक्ष वातावरण का अन्वेषण करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये है लोकेशन किसकी? सूर्य की। ठीक है, ये है, कहां गया ये? यहां पर पार्कर सोलर प्रोब। ये L1 पर नहीं है, ये तो डायरेक्ट चक्कर काट रहे हैं किसका? सूर्य का। और यहां पर देखो ये अवस्थित है क्या? सोलर ऑर्बिटर। ठीक है, तो ये कहना चाहिए कि अमेरिका का जो सोलर प्रोब मिशन है उसने काम करना शुरू कर दिया और आंकड़े भेजना भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया ने अभी अभी इसे लॉन्च किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ठीक है, अब जापान भेज चुका है कब? 1981 में। तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम इन स्पेस मिशंस के नाम याद रखो। ठीक है, जापान का नाम, जापान के स्पेस मिशन का नाम क्या है? हिनोटोरी।
क्या नाम है भाई? हिनोटोरी। एक्सरे किरणों का उपयोग करके सौर ज्वालाओं का अध्ययन कर रहा है। कौन? हिनोटोरी। कब भेज दिया था जापान ने? 81 में। दूसरा है जापान का योल्को सोलर ए, ये कब भेजा इसने? 1991 में। ये सौर्य गतिविधि का अध्ययन कर रहा है, सूर्य कैसे घूम रहा है, सूर्य का ही रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक है। तीसरा है हिनो। ठीक है, 2006 में भेजा है जापान ने, पृथ्वी और सूर्य के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है जापान की प्रौद्योगिकी तो यूएसए से भी आगे निकली, क्योंकि जापान तो भेज चुका है कब? 1981 में। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी? यूरोप की, तो भाई यूरोप ने 1990 में पहला सौर मिशन भेजा था अपना, जिसका नाम था यूलिसिस। क्या नाम था इस मिशन का? यूलिसिस। तो सूर्य के ध्रुवों के ऊपर और नीचे अंतरिक्ष पर्यावरण का अध्ययन कर रहा है। क्या? यूलिसिस। ठीक है, सूर्य के ऊपर और नीचे अंतरिक्ष पर्यावरण का अध्ययन कर रहा है। कौन सा? यूलिसिस। और ये पूरे के पूरे यूरोप का मिशन है। ठीक है। दूसरा है प्रोबा 2, ये अक्टूबर 2001 में भेजा है। ठीक है, और ये भी सौर अन्वेषण मिशन का हिस्सा है। और एक है प्रोबा 3, ये इस साल भेजेगा कौन? यूरोप। अब तुम लोग याद रखना, आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ सकते हैं कि प्रोबा 1, प्रोबा 2, प्रोबा 3 कहाँ के मिशन है। तो ये किसी देश के नहीं है, देशों के समूह अर्थात यूरोप का मिशन है ये। ठीक है, और स्माइल 2025 में प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये इन चीजों को याद रखना, प्रोबा 3 और स्माइल। ठीक है। अब अपन बात करें किसकी? चीन की। तो उन्नत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला ASOA अक्टूबर 2022 में चीन ने लॉन्च करी। क्या नाम है इसका? ASOA। कब लॉन्च करी है? अक्टूबर 2022 में, जो कि सूर्य का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले और सबसे पुराना किसका था? जापान का। ठीक। ठीक है। अब देखो, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ये सोलर मिशन, और यहाँ पर पहली सतह पर सोलर सेल्स वगैरह लगी होती हैं। ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपन लैंग्वेज पॉइंट के लिए। वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे टोटल कितने लैंग्वेज पॉइंट है? 5। ठीक है। L1, L2 और L3 सीधी रेखा में है, L1 बीच में है, L2 पृथ्वी के पीछे है, L3 सूर्य के पीछे है। एक तरफ L4 है और एक तरफ L5 है। तो L1 का अर्थ है लैग्रेंजियन पॉइंट या लैग्रेंजियन बिंदु, जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। तुमने 5 बिंदु देख ही लिए हैं। ये पृथ्वी है और ये है सूर्य। पृथ्वी और सूर्य की जो कुल दूरी है उसके 1% दूरी पर अवस्थित होता है क्या? L1 बिंदु। पृथ्वी के पीछे है L2, सूर्य के पीछे है L3, एक तरफ है L4 और एक तरफ है L5। ठीक है, ये उसी परिक्रमण पथ पर आते हैं जिस परिक्रमा पथ पर पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। लैग्रेंज पॉइंट्स का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकाय जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण एवं विकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब जितना आकर्षण है उतना ही विकर्षण है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर हो जाता है। तो बिना इंजन के भी यहां पर स्पेसक्राफ्ट अवस्थित किए जा सकते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं का उपयोग प्रायः अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि अगर तुम सोचो L1 ना हो, ठीक है, तो कितना अधिक ईंधन लग जाएगा उन स्पेसक्राफ्ट्स को उस स्थान पर स्थापित करने के लिए। ठीक है, इसलिए ईंधन की बचत होती है L1 से। ये पहला पॉइंट याद रखना आपको। दूसरा है लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थित कोई उपग्रह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रहण अथवा ऐसी ही किसी अन्य बाधा के बावजूद सूर्य को लगातार देखने में सक्षम होता है। मतलब
एक तो दिन और रात का प्रभाव नहीं होता लैंग्रेज पॉइंट पर, दूसरी चीज है अगर सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी लैंग्रेज पॉइंट पर नहीं पड़ता। सारे सारे लैंग्रेज पॉइंट पर, 5 ही तो हैं, ठीक है, उन वो ऐसे विशेष स्थान है जहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नासा की सोलर एंड हेलियो ऑस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो L1 बिंदु पर ही स्थित है। तो L1 बिंदु पर दो चीज हैं, एक तो हमारा आदित्य L1 है और दूसरा क्या है, नासा का, वो भी एक वेधशाला है, और कौन सी है, सोहो। यह सैटेलाइट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा एवं यूरोपीय स्पेस एजेंसी की एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग परियोजना है, ठीक है। यह है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये भी L1 पर अवस्थित है, ठीक है, और L1 से जो भी आंकड़े वगैरह ये इकट्ठे कर रही है वो पहुंचाती है कहां, पृथ्वी पर, और उसका अन्वेषण किया जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आई है चीजें, ठीक है। अभी भी देख लो ध्यान से अगर कहीं पर दिक्कत हो किसी भी टाइप की, क्योंकि देखो भाई ये किसी ना किसी एग्जाम में आएगा निश्चित, ठीक है। बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए चंद्रयान 3 के बाद, ठीक है। कब कब लॉन्च हुआ है, 2 सितंबर 2023 को। कब पहुंचा, 6 जनवरी 2024 को। कौन से रॉकेट से छोड़ा गया, PSLV-C57, ठीक है। क्या है या कहां स्थापित किया गया है, L1 पॉइंट पर, ठीक है। लैंग्वेज पॉइंट्स क्या होते हैं, लैंग्वेज पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे स्थान होते हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है, आकर्षण और विकर्षण दोनों प्रकार के बल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है दिन और रात की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लैंग्वेज पॉइंट पर, साथ ही साथ सूर्य ग्रहण यदि हुआ है तो उसका भी कोई इफेक्ट लैंग्वेज बिंदुओं पर नहीं पड़ता, ठीक है। कितने हैं लैंग्वेज पॉइंट टोटल, 5, ठीक है। L1, L2, L3 सीधी रेखा में है, L4 और L5 साइड में है, L2 पृथ्वी के पीछे, L3 सूर्य के पीछे। चलो आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और बहुत सारी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी से भी अलग कर दिया है, ठीक है। हमें यहां पर यह पढ़ना है कि अब भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, साथ ही साथ किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी और राजकीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। निर्वाचन आयोग तुम्हारे सिलेबस में अलग से भी है, तो ये प्रश्न तुम्हें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ने इसे 10 अप्रैल 2023 को प्रदान किया है। कब दिया है ये दर्जा, 10 अप्रैल 2023 को ये दर्जा प्रदान किया है, ठीक है। मतलब अब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो गई है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस किसकी है, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, शरद पवार, ठीक है, का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है, ठीक है। तो पहले तो ये राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, लेकिन ये 3 पार्टियां अब ऐसी हैं जिनका हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है, ठीक है। और हाल ही में हुए दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात के चुनावी प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी का जो रूपरेखा रही है, ठीक है, उसके आधार पर उसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भारत में मिल गया है, ठीक है। अभी नहीं, वो कल की क्लास में, ठीक है। इससे देश में अब राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या 6 हो गई है। ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा कि पूरे भारत में अब कितनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। तो भाई 6 पार्टी हैं, और वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हमारी और तुम्हारी बीजेपी, ठीक है, दूसरी कांग्रेस, तीसरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
अर्थात सीपीएम। चौथी है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। फिर है नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी एनपीपी। ठीक है, फिर है आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो ये 6 पार्टी ही भारत में शामिल हैं, किसमें? राष्ट्रीय पार्टी में। बाकी अन्य जितनी भी पार्टियां हैं वो सब राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय दल के रूप में किसी भी पार्टी को मान्यता कैसे दी जाती है? ऐसा क्या करना होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले? तो यहां पर कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों में से कोई सी एक शर्त पूरी करना जरूरी है राष्ट्रीय पार्टी के लिए। पहली शर्त है संबंधित दल को, संबंधित दल मतलब पार्टी के लिए, कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होने का मतलब है 4 ऐसे राज्य हो जहां पर उसे राजकीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया हो। अगर 4 राज्यों में उस पॉलिटिकल पार्टी को राजकीय पार्टी का दर्जा मिला है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्या? राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि अब उसका क्षेत्र किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, अपितु भारत के 4 राज्यों में उसे रिकॉग्निशन मिल गया है। ठीक है, दूसरा है पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में, या तो चुनाव जैसे अभी हमारे यहां हुए थे विधानसभा चुनाव, अब मई जून में है कौन से, या अप्रैल मई में है कौन से? लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम कितने? 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों के 6% या अधिक मत प्राप्त हों। जितने भी वैध मत हैं उनका 6% या अधिक मत प्राप्त हों, तथा लोकसभा में इससे कम से कम 4 सांसद हों। ठीक है, अब देखो एक ही पॉइंट में 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन है लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6%। ठीक है, तथा लोकसभा में इसके कम से कम 4 सांसद हो। लोकसभा में कितने सांसद हो जाएं? 4। ठीक है, तो उसको मान्यता मिल जाती है कैसी? राष्ट्रीय पार्टी की। ठीक है, अथवा इन दोनों, ये दोनों भी फुलफिल नहीं हुई तो ये फुलफिल हो जाए 3 अथवा अधिक राज्य से, कितने? 3 या अधिक राज्य से लोकसभा की कम से कम 2% सीटें इन्हें प्राप्त हो जाए। ठीक है, लोकसभा की कितनी? 2% सीटें, लेकिन एक राज्य से नहीं, 3 या अधिक राज्यों से। हो सकता है एक राज्य में आपने गजब की पब्लिसिटी कर ली हो, गजब के काम किए हो, तो वहां तो मान्यता मिल गई। ठीक है, लेकिन लोकसभा की 2% सीट प्राप्त हो, लेकिन कम से कम कितने? 3 या अधिक राज्यों से। तो इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरी कर रही है तो उसे दर्जा मिल जाएगा काय का? राष्ट्रीय पार्टी का। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलना, क्योंकि इसमें तो 3 कंडीशन है राष्ट्रीय दर्जा मिलने में, लेकिन इसमें टोटल 5 कंडीशन हो जाती हैं। काय के लिए? राज्य स्तरीय दल के दर्जे में। राज्य स्तरीय दल मतलब किसी राज्य की पार्टी है ये। ठीक है, और राष्ट्रीय दल मतलब पूरे के पूरे भारत की पार्टी है ये। राज्य विधानसभा के पिछले चुनावों में वैध मतों का कम से कम 6%, वैध मतों का कितना? 6% मत प्राप्त हुए हों, तथा पार्टी की कम से कम 2 विधायक हों। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे आज तुमने कोई सी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उस पॉलिटिकल पार्टी को जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उस विधानसभा चुनाव में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त हो जाए, या फिर 2 नहीं 6% प्राप्त हो, लेकिन साथ ही साथ 2 विधायक भी उस पार्टी के हों, तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, या फिर लोकसभा के पिछले चुनाव में राज्य के वैध मतों में कम से कम 6% मत प्राप्त हो, तथा पार्टी की कम से कम 1 सांसद हो, तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। ये समझ में आया? लोकसभा चुनाव होंगे, ठीक है, उस लोकसभा चुनाव में जितने भी मत पड़ेंगे, ठीक है, उनमें से जितने भी वैध हैं, वैध मतों का 6% और 1 सांसद उस पार्टी का कहां बैठे? लोकसभा में।
ठीक है, तो उसको दर्जा मिल जाएगा काय का। या फिर विधानसभा चुनाव हुए हैं तो कुल वैध मतों का 6% और 2 सीट है, लोकसभा में 1 है और विधानसभा में 2 है, काय का दर्जा मिलेगा, राज्य स्तर का। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के कम से कम 3% मत प्राप्त हों। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के कितने 3% मत प्राप्त हों, या कम से कम 3 विधायक इनमें से जो भी अधिक हो, ठीक है, या तो कितने 3% मत प्राप्त हो जाए या फिर 3 विधायक हो जाए पिछले विधानसभा चुनाव में, आगे नहीं, तो फिर उसको दर्जा मिल जाएगा काय का, राज्य स्तरीय पार्टी का। या विगत विधानसभा या लोकसभा चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त हो जाए, लोकसभा या भले सीट नहीं आई है लेकिन कुल वैध मतों का 8% प्राप्त हो जाए। और सीट वाला प्रावधान क्या है, 6%, विधानसभा के लिए 2 और लोकसभा के लिए 1। राज्य में लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट में से कम 1 सीट उसे प्राप्त हो जाए। जैसे किसी राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25, तो 25 में से कितनी 1 सीट उसे प्राप्त हो जाए, तो उसको दर्जा मिल जाएगा काय का, राज्य स्तरीय। ठीक है, और ये प्रावधान अपन ने काय के पढ़े थे, राष्ट्रीय दल के, ये काय के हैं, राज्य स्तरीय। इतना क्लियर, राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल। ये वाला, ये वाला पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6%। ठीक है, लोकसभा चुनाव भी हो सकता है और विधानसभा चुनाव भी हो सकता है, और कुल वैध मतों का 6%। ठीक है, या अधिक मत प्राप्त हो, मिनिमम तो कितना होना चाहिए, 6%, तथा लोकसभा में इसके कम से कम 4 सांसद हों। 4 सांसद कैसे होंगे? क्यों? 6% एक राज्य से थोड़ी ना है भाई, कम से कम 4 राज्यों से है। ये देखो ना आप ध्यान से, कम से कम 4 राज्यों में, मतलब हर एक राज्य में 6% चाहिए। क्यों नहीं हो सकता भाई? अकेले, जैसे तुम मध्य प्रदेश के हो तो अकेले मध्य प्रदेश का 6% नहीं चाहिए, 4 राज्यों में, प्रत्येक राज्य में कितना, 6% बिल्कुल आ सकती है इनके पास, 4 सांसद बिल्कुल आ सकते हैं। बताओ आप, कॉमन सेंस लगाओ तो भी समझ में आ रहा है। मतलब चारों अलग एक राज्य में टोटल नहीं, एक राज्य में 6%। देखो ना आप, लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, ठीक है, कम से कम 4 राज्यों में, कितने, 4 कुल पड़े वैध मतों का 6%, मतलब हर एक राज्य में कुल पड़े वैध मतों का उसे कितना प्राप्त हो रहा है, 6%। ठीक है, और मैक्सिमम उसके कितने सांसद जा रहे हैं लोकसभा में, 4, तो उसको हम दर्जा दे सकते हैं काय का। लेकिन ये जो 4 सांसद हैं, एक राज्य के नहीं होना चाहिए, 4 अलग अलग राज्यों के होना चाहिए, तब जाकर दर्जा मिलेगा काय का, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का। ठीक है, तो ये हैं भाई कुछ विशेष शर्तें। और वर्तमान की अगर हम स्थिति देखें तो वर्तमान की स्थिति में भारत में कितनी पार्टीज हैं राष्ट्रीय स्तर पर, 6 पार्टीज हैं। मार्क्सवाद का साइन है ये। नेक्स्ट, अब देखो कौन, अभी जो हाल ही में चुनाव हुए उसमें प्रदर्शन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये जो अपन ने कंडीशंस पढ़ी है ना, अगर ये कंडीशंस आगामी चुनाव में फुलफिल ना हो तो फिर चुनाव आयोग जो है वो ये राष्ट्रीय स्तर का दर्जा वापस ले सकता है। हाँ, मतलब बहुत सारी जो रियायतें दी जाती हैं राष्ट्रीय पार्टी को वो नहीं मिलेंगी आपके लिए। ठीक है, जो मुखिया होते हैं पार्टी को, उनको जो सुरक्षा आदि मिलती है वो नहीं देंगे हम, क्योंकि अब आपकी पार्टी राष्ट्रीय से किस में आ गई है, राजकीय। नहीं, वो भी बताएंगे अभी हम। देखो भाई ये एक टॉपिक हम लेकर आए हैं पर्यावरण से। अभी तक आप पढ़ते होंगे कि भाई जितनी भी स्पीसीज हैं
उनको हम डिवाइड करते हैं फ्लोरा में और फाउना में। ठीक है, फ्लोरा का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, वनस्पतियां। और फाउना का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। लेकिन अब एक और प्रजाति का हम लोग यूज करेंगे और वो है फंगा। कवक। कवक को हम ना तो पेड़ में, मतलब कहना चाहिए वनस्पति में रखते थे, और ना ही हम जीवों में रखते थे। मतलब ना तो उसको हम गिनते थे फ्लोरा में, ना ही हम उसको गिनते थे फाउना में। इसलिए अब IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, UNO की ही संस्था है IUCN। ठीक है, IUCN ने रिक्वेस्ट करी है विश्व की सभी सरकारों से कि आप अपने यहां जब भी पादप और जीवों का संबोधन दो, फ्लोरा और फाउना के बारे में बताओ, तो अब से हम यूज करेंगे फ्लोरा, फाउना और फंगा के लिए। इसलिए अब एक नया शब्द पर्यावरण में जुड़ गया है, और वो क्या है? फंगा। पहले पादप में रखते थे, लेकिन पादप की सारी विशेषताएं फंगस रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल भी नहीं होता है उसमें, लेकिन कहीं पे भी जीवन की शुरुआती तत्व है ये फंगस। जहां कहीं पे भी जीवन शुरू हो रहा है, वहां के शुरुआती उत्पाद होता है क्या? फंगस। तो फंगस की अहमियत को देखकर फ्लोरा फाउना के अतिरिक्त एक और वर्ग बना दिया गया है। कौन सा? फंगा वर्ग। ठीक है, हाँ, लेकिन अब अपन लोग अलग से ही पढ़ेंगे इसमें। पहले हम इसको किस में रख देते थे? फ्लोरा में। ठीक है, लेकिन अब इसका एक बिल्कुल अलग वर्ग बन गया है, और वो क्या है? फंगा। ठीक है, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व स्तर पर लोगों से आग्रह किया है कि जब भी फ्लोरा और फाउना अर्थात वनस्पति और जीव कहें तो शब्द फंगा का उपयोग करें। ठीक है, फंगा मतलब कौन सा वर्ग आ जाएगा उसमें? कवक। ठीक है, फंगस वाले जितने भी जीव हैं वो सब किस में आ जाएंगे? कवक में। ठीक है, कवक, यीस्ट, फफूंद और मशरूम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अपघटन और वन पुनर्जनन, स्तनधारियों के पाचन, कार्बन पृथक्करण, वैश्विक पोषण चक्र और एंटीबायोटिक दवा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और हम सही से इनको समझ भी नहीं पाते अगर हम वनस्पति में इनको शामिल कर दें। इस कारण से अब ये इनका बिल्कुल ही एक नया वर्ग बन गया है, और वो क्या है? फंगा। केशवानंद भारती केस के 50 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, संविधान जिसने भी पढ़ा वो बहुत अच्छे से जानता होगा केशवानंद भारती केस के विषय में। केशवानंद भारती का ये वही केस है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इस केस के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो 24 अप्रैल वर्ष 1973, कब की बात है भाई? 24 अप्रैल वर्ष 1973 की बात है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह संविधान के मूल ढांचे से संबंधित वाद था। जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है वो सिर्फ इतना याद रखें कि यह संविधान के मौलिक ढांचे या मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित एक केस था। ठीक है निकिता, किससे रिलेटेड था ये? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, बाकी तो कहना चाहिए अधिकतर लोग पढ़े बैठे हैं सब। ठीक है, इस वाद में फैसला सुनाया गया था कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं हो सकता। 66 दिनों तक, कितने दिनों तक ये केस चला था या इस पर बैठकें हुई थी? 66 दिनों तक चली सुनवाई के बाद 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीशों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। ठीक है, और ये डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। समय समय पर संसद डिसाइड करेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो संसद को बांध कर रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, किससे? बेसिक स्ट्रक्चर से। और ये सब परिणाम है किसका? केशवानंद भारती केस का।
यह फैसला केरल के कासरगोड जिले में एक हिंदू मठ के प्रमुख केशवानंद भारती की याचिका का परिणाम था। मतलब इसके लिए जो याचिका दायर की थी वो किसने की थी? केशवानंद भारती ने। क्योंकि केशवानंद भारती केरल में हो रहे भूमि सुधारों से खुश नहीं थे। क्या हो रहा था? मठ की जमीन जो है वो आई थिंक केरल सरकार कैप्चर करने जा रही थी। तो ऐसा कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, ये प्रश्न राइज हुआ था। ठीक है, तो जिससे राज्य सरकार के भूमि सुधार अधिनियमों को चुनौती उन्होंने दी थी। किसने? केशवानंद भारती ने। उसी से ये मुद्दा जो है वो उजागर हुआ था। ठीक है, तो केस किससे रिलेटेड था भाई? ये भूमि सुधार अधिनियम से। और केशवानंद भारती थे कहां के? केरल के कासरगोड जिले के एक हिंदू मठ के प्रमुख थे या प्रधान थे। कौन? केशवानंद भारती। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को लाते हुए भी इस फैसले में गोलकनाथ मामले के अपने पुराने फैसले को ओवररूल किया था। क्योंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था गोलकनाथ केस में, जिसमें क्या बोल दिया था कि सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 विधि शब्द। ठीक है, नहीं, इसमें देखो गोलकनाथ केस में जो निर्णय दिया था उसे परिवर्तित किया। क्योंकि गोलकनाथ का निर्णय था क्या? ये बोल दिया था 368 में मतलब है ही नहीं, मतलब 245 शक्ति नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अनुच्छेद 13 का भी तो पॉइंट था वहां पर, अनुच्छेद 13 का विधि शब्द। ठीक है, न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बहाल रखा और ये व्यवस्था कर दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या किसी अधिकार को वापस ले सकती है। किसका निर्णय था ये? कौन से केस का? गोलकनाथ का निर्णय था ये। ठीक है, जिस वजह से ये मामला ऐतिहासिक बना वो था सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिया गया सिद्धांत संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का। इस फैसले और इस अवधारणा के बाद यह तय हो गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को हासिल संवैधानिक अधिकार उसे संविधान के मूल ढांचे में बदलाव का अधिकार नहीं देता। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई केशवानंद भारती का जो केस था, इस केस का परिणाम क्या था कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ था। ठीक है, अब मूल ढांचे का विकास कैसे हुआ? बहुत सारे लोगों को डाउट है या कंफ्यूजन वाली स्थिति है, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों समेत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। गोपालनवाद 1950, शंकरी प्रसादवाद 1951 और सज्जन सिंह वाद 1965, ये तीनों में यही निर्णय दिया था। क्या? कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों समेत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये शुरुआती निर्णय थे किसके? सुप्रीम कोर्ट के। दूसरा है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर रोक लगाई थी किससे? गोलकनाथ। यही हम समझा रहे थे। ठीक है, तीसरा था संसद द्वारा 24वां संशोधन 1971 में लाया गया और अनुच्छेद 13 के तहत संविधान की विधि शब्द को नहीं माना, अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यह परिणाम था किसका? गोलकनाथ का। इसी को कन्वर्ट किया था या परिवर्तित किया था केशवानंद भारती में। मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती वाद 1973 में आया। ठीक है, संसद संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे वाले संविधान में नहीं। संविधान का वो हिस्सा जो मूल ढांचे के बाहर आ रहा उसमें कर सकते हो। तो फिर संसद ने बोला भी कि डिफाइन करो कि मूल ढांचा है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? हम समय आने पर बताएंगे कि कौन सी चीज मूल ढांचे में है और कौन सी नहीं है। तो देखो भाई, गोलकनाथ वाले केस में तो पहले ही कह दिया क्या, यहां देखो आप, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, यहां पर उसी
चीज को परिवर्तित किया और क्या कहा, संविधान में संशोधन तो कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब 1973 के बाद की स्थिति क्या आई, तो भाई 1973 के बाद की स्थिति ये थी, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में आया। तो मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 39वां संशोधन रद्द कर दिया। ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत भारत में लागू हो गया। इसके बाद केस आया मिनर्वा मिल का 1980 में। तो केशवानंद भारती बाद में दिए गए निर्णय को यथास्थिति बनाकर रखा गया। ठीक है, उसको नहीं छेड़ा गया। इसके बाद एक और केस था कि होलोहॉन बनाम भारत संघवाद 1992 का। इसमें स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान तो जो है डिफाइन कर रहा है चुनाव को किस प्रकार का, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब इसको शामिल कर दिया किसमें, मूल ढांचे में। इसका अर्थ ही ये होता है कि सरकार कभी भी उसमें छेड़खानी नहीं कर सकती, किसमें, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गया है अब एक मूल ढांचा। इसके बाद फिर केस था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 का। इसमें क्या किया गया भाई, तो इसमें विधि के शासन को मूल ढांचे में शामिल किया गया। अर्थात हमारे यहाँ शासन प्रशासन संबंधित जो भी कार्य होंगे वो सब कानून बनाकर किए जाएंगे, मुंह से बोलकर कुछ भी नहीं होगा। और विधि का शासन अब क्या हो गया है, मौलिक ढांचा। ठीक है। फिर है AR बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994। उसमें क्या था, तो कुछ विशेषताएं जैसे संघवाद, भारत की एकता अखंडता, सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, न्यायिक समीक्षा आदि सभी मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कर दिए गए। तो भाई एग्जाम्स के लिए ये तुम लोग केसेस भी याद रखोगे और कौन से केस में कौन सी चीज मूल ढांचे में शामिल की गई है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, मूल ढांचा हमारे यहाँ डिफाइन ही हुआ है कैसे, केशवानंद भारती केस से, जिसके 50 साल पूरे हो गए हैं। और उसी केशवानंद भारती की इस याचिका ने ही आज तक संविधान को संभाले रखा है। अब अपन बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना की, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से ही चालू हुआ है। ठीक है, प्रारंभ हुआ है इसका कब, 1 जुलाई वर्ष 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां से, शहडोल से। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन। एनीमिया मतलब आप लोग समझ सकते हो खून की कमी। ठीक है, और एनीमिया जो है मध्य प्रदेश में जो जनजातीय लोग हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा, विशेषतः जनजातीय महिलाएं, वो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं इस रोग से, सिकल सेल एनीमिया। इसलिए चालू हुआ है कहां से, शहडोल से। ठीक है, विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, और इसका कहना चाहिए एक और लक्ष्य क्या है, 2047 तक सिकल सेल रोग को खत्म करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए आवश्यक हैं। पीएससी जो है डेट्स पर ज्यादा फोकस करती है। तो 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से शुरू किया इसे, शहडोल से। ठीक है, सिकल सेल कहां फैला हुआ है, तो भाई मध्य प्रदेश की आदिवासी आबादी की अधिकांश महिलाएं इस रोग से पीड़ित हैं। ठीक है, और कब तक खत्म करने का लक्ष्य है, 2047 तक। फिर एक और इंपॉर्टेंट योजना है, वो है भाई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ठीक है, अब ये मत समझना मम्मा नहीं रहे। ठीक है, मुख्यमंत्री तो ये योजनाएं पूछी जाएंगी कि नहीं, ये योजनाएं ज्यों की त्यों चल रही हैं। ठीक है, सीखो कमाओ योजना। ठीक है, योजना प्रारंभ हुई कब, 4 जुलाई 2023 को। उद्देश्य क्या है, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, पात्रता क्या है, तो योजना में 12वीं, ITI ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पात्र होंगे। योजना की पात्रता के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से बाहर का है वो इसका पात्र नहीं होगा।
ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 18 से 29 वर्ष के युवा पात्र हैं। 12वीं उत्तीर्ण करने वाले को 8,000 रुपए, ITI वाले को 8,500, डिप्लोमा वाले को 9,000, स्नातक वाले को 10,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। एनरोल करा लेना भाई इसमें, है निकल गई डेट। युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कुल 700 कोर्सेज इसमें चयनित किए गए हैं। ठीक है, तो मैं तो डेट याद रखनी है कौन सी, 4 जुलाई 2023। सिकल सेल वाली 1 जुलाई 2023। तो 1 जुलाई को सिकल सेल हुआ और 4 जुलाई को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। क्लियर है? 5 मिनट का ब्रेक है? टेस्ट होगा उसके हिस्ट्री के बाद होगा। ठीक है, अभी तो हम आपको PDF सेंड करते हैं। ठीक है, उससे आप लोग रिवाइज करोगे चाय पीते पीते। इसको भेज देना अंदर कुलदीप को।